हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग परमाणु संरचना से संबंधित एक टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण, धनायनों एवं ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना एवं उनके चुंबकीय गुण ज्ञात करना। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग किसी भी धनायन या ऋणायन के चुंबकीय गुण को बता सकते हैं। आज इसी चीज को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग धनायन लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो धनायन होता है ये कैसे बनता है? अगर कोई उदासीन परमाणु है जैसे यम, अगर उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह यम प्लस यानी धनायन बना लेता है। और एक चीज और भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन सदैव बाह्यतम कोश से ही निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन अंदर से नहीं निकलते। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? बाह्यतम कोश से ही निकलते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये उदासीन परमाणु, इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके ऊपर क्या गया? धन आवेश आ गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक धन आवेश। अगर मान लो यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो 2 धन आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3 धन आवेश। इस तरह से धन आवेशों की उत्पत्ति हो जाती है और धनायन बन जाता है। बात समझ आ गई? अब बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे यहां पर आयरन है, लोहा, ये उदासीन परमाणु है। इसका परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 26। अब अगर इस इलेक्ट्रॉनों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में लिखते हैं तो इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आहबा नियम पढ़े थे, हुंड का नियम पढ़े थे। तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है? तो यहां क्या लिखा गया? 1s2, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, फिर 2s में गया 2s2, फिर इलेक्ट्रॉन 2p6 में गया, फिर इलेक्ट्रॉन 3s2 में गया, फिर 3p6 में गया, और फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 4s2 में, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3d6 में जाता है। अगर आहबा नियम याद है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4s2 में, फिर कहां जाएगा? 3d6 में। लेकिन बच्चों, ये 3d6 चूंकि ये तीसरे कोष का है तो इसीलिए इसको इसके साथ रखा गया है। और चूंकि बाह्यतम कोष कौन सा है? चौथा है, और ये तो तीसरा कोष, और ये डी किस कोष का था? तीसरे कोष का था। अब इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकलता है तो कहां से निकलेगा? बाह्यतम कोष से निकलेगा। उदाहरण के लिए जैसे Fe से क्या बन गया? Fe++ बन गया। अब बच्चों, यहां पर कितने धनावेश आए? 2। इसका मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 26 में से 2 निकल गया तो बाकी कितना बचा? 24। अब अगर इस 24 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग लिखते हैं तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा? ये 4s2 से, यानी कि ये 4s2 गायब हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। अब बच्चों, ये जो 3d6 है, ये अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं या अयुग्मित हैं। अब डी में 5 होते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन से भरेंगे। ये पहला डी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 डी कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5d। अब इलेक्ट्रॉन भरे तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, और ये जो पेयरिंग हुई ये छठा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरा जाता है
और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब युग्मन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जोड़ा तभी बनेगा जब सब में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर कितनी हो गई? 4। अब बच्चों ऐसे आयन परमाणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं। ध्यान देना है, पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो वे परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं। बात समझ आ गई? अब हम लोग Fe3+ देखेंगे, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो यहाँ 24 था, कितना हो गया? 23। अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। तो ये आउटर मोस्ट शेल का ये जो कक्षक है ये सबसे बाह्यतम है, यानी 3d6। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया? 3d5। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe++ का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब ये जो 3d5 को फिर अगर d में भरते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो जब 5 हो गई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या तो ये भी क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ 4 है और यहाँ कितना है? 5 है। तो इसका अनुचुंबकीय गुण कम होगा और इसका अनुचुंबकीय गुण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उसका अनुचुंबकीय गुण अधिक होता है। अब हम बच्चों दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर का। कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, 29। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1, यानी 4s1 यानी 4s2 होता है, फिर 3d9 होता है। लेकिन ये अपवाद है बच्चों, एक्सेप्शन है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बी में चला जाता है। क्यों अपवाद है? क्योंकि ये पूर्ण भरा हो गया और ये आधा भरा हो गया। तो ये नियम होता है बच्चों कि आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए कक्षक अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अस्थायी ज्यादा होते हैं। तो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये ऐसा परिवर्तन होता है। अब अगर Cu से Cu+ बन गया यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, यानी 4s1 का। और यहाँ आप देख रहे हो कि 4s1 गायब हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसका निकल गया। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब आउटर मोस्ट कौन हो गया? 3d10। और अगर 3d10 हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे d में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना भरने का क्रम क्या है? पहले सब में 1 2 3 4 5 ऐसे भरेंगे, फिर जोड़ा यहां से बनेगा 6 7 8 9 10। अब यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है? कोई नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी हो गई? 0। अगर 0 हुई तब क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। तो ऐसे आयन या परमाणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है वे प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रतिचुंबकीय। ध्यान रखना, डायामैग्नेटिक। उनको क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। अब Cu+ के बाद हम लोग Cu++ बनाएंगे, यानी इस Cu+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया? 27। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 27। अब 27 अगर बचे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इस 3d10 से निकलेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट है, शेल का भी है और कक्षक भी आउटर मोस्ट है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3d9। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो क्या बन गया? 3d9 बन गया। और जब 3d9 बना तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ भरते हैं d में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति कैसे हो गई? अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। इतनी बात समझ गए? तो धनायन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों के निकलने से।
और धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं और उनके चुंबकीय गुण कैसे निर्धारित किए जाते हैं। बात समझ आ गई। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों इस ऋणायन की। अब ऋणायन कैसे बनता है? किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है तो वह ऋणायन बनता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया तो इसके ऊपर एक ऋण चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करेगा तो इसके ऊपर 2 ऋण चार्ज आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ऋणायन कैसे बनता है? किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऋणायन बनेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए, जैसे बच्चों क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब ये Cl- बन गया, तो जैसे ये Cl- बना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 18। पहले कितनी थी? 17। अब कितना हो गया? 18। अब ये 18 यानी 18वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 3p5 में, आउटर मोस्ट में, क्योंकि अभी भरा नहीं है पूरा। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 6। तो अब ये आकर के भर गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3p6। और जैसे ही बच्चों 3p6 हुआ तो p कक्षक 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन का भरा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। और जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हुई, ये क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक हो गया, यानी इसकी चुंबकशीलता नहीं है, यह अनुचुंबकीय नहीं रह गया। क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया। अब बच्चों इसी प्रकार जैसे सल्फाइड है तो इसका 16 2 18, आर्गन का 18, इसका कैल्शियम यानी कि 20 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 18, पोटेशियम का 19 होता है, प्लस चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इन सब का इसी क्लोराइड की तरह होता है, और सभी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं इनमें, अतः ये सभी आयन प्रतिचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रतिचुंबकीय होते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2, 2s2, 2p4। अगर ये ऑक्साइड आयन बनाता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करेंगे? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर जाएंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रविष्ट करेंगे? इस 2p4 यानी कि p कक्षक में, 2p कक्षक में। और जब 2p कक्षक में प्रवेश करेंगे तो इसके पास 4 थे और 2 इलेक्ट्रॉन और प्रविष्ट कर गया, तो कितना हो जाएगा? 2p6। कितना हो गया? 2p6। और जैसे 2p6 हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो p कक्षक है ये पूर्ण रूप से भर गया, और जैसे ये पूर्ण रूप से भरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गई, तो ये भी क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय। क्या हो गया बच्चों? प्रतिचुंबकीय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि ऋणायन बनते कैसे हैं। ऋणायनों के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? जितना उस पर चार्ज होता है। जैसे यहाँ 1 चार्ज तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 3p5 से 6 हो गया। इस पे 2 चार्ज हैं यानी कि ऑक्साइड आए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, तो 4 2p4 से 2p6 हो गया। बात समझ में आ गई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 0 है तो क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 2 3 4 5 इत्यादि है तो क्या होगा? वह अनुचुंबकीय होगा। तो किसी भी आयन की या परमाणु की अनुचुंबकशीलता यानी पैरामैग्नेटिज्म किस बात पर निर्भर करेगी? उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतना ही ज्यादा अनुचुंबकीय होगा। बात समझ गए? यहां तक आज हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे धनायन बनते हैं, धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं और उनके क्या चुंबकीय गुण होते हैं, और ऋणायन क्या होते हैं, ऋणायन बनते कैसे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे जाते हैं, और उनकी चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय गुण क्या है। ठीक है, धन्यवाद।